मालूम होगी सारी प्रोसीजर से रिलेटेड। एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में प्रोसीजर्स क्या क्या करते हैं, उनकी टेक्निक क्या होती है, उनकी डायग्नोसिस क्या होती है, प्रोसीजर असिस्ट करने का मेथड क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है वो होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। व्हाट इज अपर जीआई एंडोस्कोपी, कौन बताएगा? डिफाइन करें अपर जीआई एंडोस्कोपी। सर जहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बोले बोले। सर जहाँ से फूड हमारा डाइजेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज अपर, व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सा अपर का? अपर जीआई, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। नंबर 1, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। नंबर 2, प्रिपेयर एंड असिस्ट। नंबर 3, मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड। फिर आप पढ़ेंगे व्हाट इज डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। Define and identify. Define upper GI endoscopy and identify its indications, contradictions, and normal upper GI anatomy. इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफाइन आइडेंटिफाई, डिफाइन अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड आइडेंटिफाई इट्स इंडिकेशंस। अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इंडिकेशंस क्या होती है, किस वजह से हम अपर जीआई एंडोस्कोपी किसी भी पेशेंट की हम करते हैं, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है। इंडिकेशन होते हैं कि इस अलामत पे कर रहे हैं, किस बेस पे हम इसकी एंडोस्कोपी कर रहे हैं, और इस एंडोस्कोपी करने की जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के नुकसान है वो क्या हो सकते हैं पेशेंट को। और नॉर्मल अपर जीआई एनाटॉमी, हमारी जो अपर जीआई की एनाटॉमी है, अपर जीआई हमारे कहाँ तक है, अपर एसोफेगस से लेके हमारी ड्यूodenal रीजन तक। तो हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे, इसकी जो एंडोस्कोपी होती है इसकी इंडिकेशन का पता करेंगे, क्यों किस बेस पे करते हैं, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद है प्रिपेयर एंड असिस्ट। प्रिपेयर द एंडोस्कोपी रूम एंड ऑल इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी असिस्ट द एंडोस्कोपिस्ट ड्यूरिंग एंडोस्कोपी प्रोसीजर। हम अपने बिफोर प्रोसीजर अगर एंडोस्कोपी आप कराने जा रहे हैं तो उसके लिए रूम की प्रिपरेशन क्या होती है और कैसे होती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक। एंड डॉक्टर्स को एक सेफ तरीके से हम किस तरह प्रोसीजर असिस्ट कराएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। उसके बाद नंबर 3 है मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड। मॉनिटर पेशेंट सेफ्टी, रिकॉग्नाइज कॉम्प्लिकेशन अर्ली एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। अब में से कौन 3 चीजें बताएगा? लास्ट हमारे प्रेजेंटेशन में सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। मेरी माँ भी आप बताओ, पढ़ के बताओ लीजिए, पढ़ के बताओ। मॉनिटर पेशेंट सेफ्टी क्या चीज होती है, कौन बता सकता है? बताओ सबीला। मॉनिटर सेफ्टी होती है कि पेशेंट को जो हम मॉनिटर सप्लाई करते हैं, बीपी का होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन होता है, उससे हमें ये पता चलता है टाइमली कि पेशेंट का हार्ट रेट, बीपी क्या चल रहा है। जब उसका मॉनिटर हम सेफ्ली देखते रहेंगे तो हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेफ साइड रहेगा। तो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा? एक तो प्रोसीजर सेफ साइड होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर हो रही हैं ड्यूरिंग एंडोस्कोपी सेडेशन की वजह से या एंडोस्कोपी प्रोसीजर की वजह से, तो आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक। एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, अगर आप फौरन अगर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आप उसको फौरन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, ठीक। और व्हाट इज अपर जीआई एंडोस्कोपी? दोबारा इसको रिपीट करते हैं। स्ट्रक्चर एग्जामिन अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर। नंबर 2, डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी। नंबर 3, थेराप्यूटिक कैपेबिलिटी। हम कौन सा स्ट्रक्चर को डायग्नोज करते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी के ऊपर? इसके ऊपर सारे नाम लिखे हुए, डायग्राम भी बनी हुई है। कौन बताता रहेगा इसके ऊपर हम कौन कौन से स्ट्रक्चर को डायग्नोज करते हैं? इसको पढ़ के बताएं। अब्दुल्ला पढ़े बेटा। ओरल कैविटी, फेरिक्स, पढ़ते जाएं। एसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर। गुड, आगे बढ़े बेटा। अपर जीआई एंडोस्कोपी पे स्ट्रक्चर एग्जामिन आपने पढ़ना है ना, यहां से स्टार्ट करें पढ़ने के। माउथ, फेरिक्स,
upper endoscopic, माउथ, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन सा होता है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर? जहाँ से एसोफेजियल स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? जी जंक्शन। जी जंक्शन कौन सा होता है? अब यहाँ से भी एनाटॉमी से यहाँ से भी बता दीजिए। व्हाट इज ये? बोर्ड इधर लाना है सर, बोर्ड इधर लो, मार्कर भी डाल सकते हैं। इसकी डायग्राम बनाते हैं ताकि मैं इजी हो जाए समझना। अदिल आप आ जाओ इधर, सर डायग्राम बनाओ इसका, बनाते हुए सबको दिखा दीजिए। बेशक आप इसको देख के बना रहे, ठीक है। एक एक पार्ट आपने और एक एक पार्ट को आपने नॉमिनेट करने की इसके क्या नाम खुद मिटेगा। दूर लोग बैठे ऐसे बनाओ के सबको नजर आ जाए। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? अपर जेट स्फिंक्टर, जो अभी मैंने बताया। उसके बाद ये क्या चीज है? एसोफेगस। एसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक। इस एरिया में क्या करेंगे? जी जी व्हाट इज जी? गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। क्यों कहते हैं इसको? इसके बाद हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। उसके बाद क्या चीज है? स्टमक। स्टमक के बाद ये एरिया क्या होता है? पाइलोरस। ठीक। पाइलोरस के बाद ये फर्स्ट पार्ट किसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट जिसकी विलाय अलग से होते हैं। आगे जाके जब नॉट में पढ़ेंगे ना D1 D2 D3 की, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से नजर आते हैं। उसके बाद D2, उसके बाद D3, फिर उसके बाद D4 जेजुनम एलियनम। ठीक। ये इसके नॉट में बताइए बताते हैं। अब इसमें फिर क्या-क्या डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी हमारी क्या-क्या हो सकती है इस एंडोस्कोपी के अंदर? पढ़ते जाएं तो साथ-साथ पढ़ते जाएं। क्या-क्या हो सकती है? नंबर 1 डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं विद एंडोस्कोप। उसके बाद टिश्यू की बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग सोर्स, अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को रूल आउट कर सकते हैं। व्हाट इज डिस्फेजिया? difficulty in swallowing, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। गुड। अगर मैं कहूं कि वोमिटिंग होती है डिस्फेजिया के साथ में, सॉरी dyspepsia, आगे बताऊंगा। उसके बाद है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या चीज होती है? खाना बाहर सुक्काई आना, डकार आना, बदहजमी होना, दिस इज डिस्पेप्सिया, राइट। उसके बाद है सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी। व्हाट इज मैलिग्नेंसी? सर कोई ग्रोथ हो सकती है या कोई ट्यूमर हो सकता है? अगर कोई भी ट्यूमर और ग्रोथ हो तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज दे सकते हैं इसके अंदर? दोबारा रिपीट करें, पढ़ते जाएं, सब पढ़ते जाएं। ये तो हम देख सकते हैं। ठीक। हम कर क्या सकते हैं? इसमें थेरेप्यूटिक रोल क्या हो सकता है हमारा? अब इसको पढ़ते हैं। ठीक। थेरेप्यूटिक रोल है हमारा वायरसल बाइंड लाइगेशन, ठीक, हेमोस्टेसिस, फॉरेन बॉडी रिमूवल, बैलून डायलिटेशन, स्टेंट प्लेसमेंट, पैक इंसर्शन एंड पोलीपेक्टमी। आप लोगों ने सबने वायरसल बाइंड लाइगेशन कराई थी। क्या चीज होती है? सबने कराई थी, बोले। सर एसोफेगस के अंदर हमारी varices हो जाते हैं ना, varices। एसोफेजियल जो वायरसेस होती हैं उनको बैंड लगाते हैं। फ्यूचर में हम बताएंगे कि वायरसेस बनती कैसे, होती क्या चीजें, फिर हम बैंड क्यों लगाते हैं,
बैंड लगाने से वेरिसेस को क्या बेनिफिट मिलता है, पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? क्या पेशेंट ब्लीड करता हुआ आ रहा था तो हमें बैंड लगाने से फायदा होगा? इसको नहीं होगा। ठीक, और किस पेशेंट में किस टाइप ऑफ ब्लीडिंग पे हम इसको बैंड लगाते हैं? ठीक, उसके बाद है फॉरेन हेमोस्टेसिस। व्हाट इज हेमोस्टेसिस? बताओ। ब्लड इन वॉमिटिंग, सॉरी, ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग। किसी को खून की उल्टियां आना, वो हमारे उल्टी के साथ हल्का सा ब्लड आना वो एक अलग चीज है, पूरा खून के साथ उल्टी आना, दिस इज हेमेटोमेसिस। ठीक, और उसके बाद है फॉरेन बॉडी रिमूवल। कोई भी ऐसा बाहर से हमने कोई चीज खाई जो फंस गई, बाद में आप देखते हैं बच्चे सिक्के खा के आ जाते हैं, एजिड पेशेंट होते हैं, बाद में फूड पॉइजन के जाके इम्पैक्ट हो जाता है, फंस जाता है, या डिस्पेजिया की जिनको कंप्लेन होती है उनके अंदर फूड पॉइजन इम्पैक्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो अंदर इम्पैक्ट हो गई है, हम उसको निकालना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन बॉडी रिमूवल करना है तो हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक, उसके बाद है बैलून डायलिटेशन। अपर जे स्फिंक्टर के अंदर, अपर जे सिर्फ सॉफ्ट की हम बात करते हैं, सॉफ्ट के अंदर बैलून डायलिटेशन का क्या रोल होता है? किस पेशेंट की किस इंडिकेशन की बेस पे हम बैलून डायलिटेशन और कौन सी करते हैं? अभी आप सिर्फ ज़हन में ये रखें कि हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, फिर हम बताएंगे आगे जाके व्हाट इज बैलून डायलिटेशन, पूरा एक टॉपिक है इसमें। ठीक, उसके बाद है स्टेंट प्लेसमेंट। हम जो स्टेंट डालते हैं किसी एसोफेजियल ग्रोथ के पेशेंट में या ट्रेकियल एसोफेजियल फिस्टुला जिनको होता है, तो उनके अंदर हम मेटल स्टेंट, फुली कवर्ड स्टेंट, पिछले जमाने में हम क्या करते थे? प्लास्टिक स्टेंट डालते थे जब ये मेटल स्टेंट नहीं थे। तो बेसिकली स्टेंट को डालना बाईपास करना होता है किसी भी ग्रोथ को, अगर कोई फिस्टुला बना उस फिस्टुला को बाईपास करना होता है ताकि हमारी जो फूड के जो इंटेक्ट है स्टमक तक इजीली उसका जा सके। उसके बाद है पॉलीपेक्टमी। पॉलीपेक्टमी अब सब लोगों ने दिखाई है। व्हाट इज पॉलीपेक्टमी? रिमूवल ऑफ पॉलिप एंड एक्टमी, काट के निकालना पॉलिप इज कॉल्ड पॉलीपेक्टमी। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं अपर जी एंडोस्कोपी करने की? क्या हो सकती है? Dysphagia, Dysphagia, गर्ड हो सकता है, gastroesophageal reflexes disease, upper GI bleeding, unexplained weight loss of anemia, persistent vomiting. व्हाट इज डिस्फेजिया? अभी फिर रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को, पहले अभी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज डिस्फेजिया? सुनीता बताएं आप। इसका मतलब ये है कि किसी का जो खाना पीना है उस जगह से बंद हो गया है, रुक जाता है, एसोफेगस से अगर खाना नहीं उतर रहा नीचे तो इसको डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया भी मैंने अभी रिपीट किया पहले। डिस्पेप्सिया उकाई आना, बदहज़मी होना, ठीक है, भारीपन होना। उसके बाद है गर्ड, GERD, गर्ड। आमिर बताओ क्या ये क्यों होती है और कैसे होती है? क्या इसकी इंडिकेशन, सिम्टम्स क्या होती हैं गर्ड की? बताओ आप। क्या नाम है? उल्टी आना, उल्टी का महसूस होना। आप जल्दी खाना खाते हैं तो बाद बात आपने देखा होगा रात में जब ज्यादा खाना खा लिया और देर से खाया और आप लेट गए तो रात को आपको लगता है खाना ऊपर आ रहा है। दिस इज एसोफेजियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, यानी गैस्ट्रिक और एसोफेजियल रिफ्लेक्स हो रहा है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। उसके बाद क्या है? अपर जीआई ब्लीडिंग। अभी बताया कि हेमेटोमेसिस किसी पेशेंट को होती है, ये हेमेप्टाइसिस होती है किसी पेशेंट को, उसको रूल आउट करते हैं। ये इंडिकेशन होती है एंडोस्कोपी करने की। ठीक, उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस एंड एनीमिया। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस? अगर किसी पेशेंट कहता है मेरा यार 3 महीने से वेट कम होता जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कि जो मैं कपड़े पहनता था वो लूज होते जा रहे हैं, मुझे वीकनेस होती जा रही है, मेरा ब्लड लॉस होता जा रहा है, तो हम उस पेशेंट की भी स्पेशल इंडिकेशन है अपर जी एंडोस्कोपी करने की। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं, ऐसे पेशेंट में क्या डायग्नोस हो सकता है? celiac disease, सॉरी, celiac disease, नॉट सिलिक डिजीज, okay, मोस्ट ऑफ। so growth, हम अभी सॉफ्ट फिगर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। growth, ग्रोथ हो सकती है, ट्यूमर हो पेशेंट सकता है। को ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, जी सर। और उसकी वजह से डिस्फेजिया बार-बार उसको हो रहा है। उसके बाद है परसिस्टेंट वॉमिटिंग। जिन पेशेंट को ज़्यादा गैस्ट्राइटिस रहता है, एसिडिटी रहती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक हो जाती है, तो उनको अक्सर वॉमिटिंग की कंप्लेन रहती है। ठीक,
तो ये भी इंडिकेशन है एंडोस्कोपी करने की। उसके बाद है सस्पेक्टिंग मैलिग्नेंसी, जो कि आप लोगों ने बताया अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसकी वजह से हम एंडोस्कोपी करते हैं, अगर ट्यूमर होता है तो उसकी बायोप्सी भी करते हैं। ठीक, अब ये तो इंडिकेशंस हो गई डायग्नोस्टिक की। अब थेरापेटिक इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या थेरापेटिक प्रोसीजर कर सकते हैं? वायरस से लोग बैंड लाइगेशन करते हैं, अगर ब्लीड कर रहे हैं इसको हेमोस्टेसिस करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एजेंट का, ऐसी डिवाइसेस का नाम बताएं जिनको हेमोस्टेसिस के लिए यूज किया जाता है। हेमोक्लिप, गुड। इंजेक्टर, गुड। सॉरी, हेमोस्प्रे, गुड। और एफीसी करते हैं, गोल्ड ड्रॉप करते हैं, हीट ड्रॉप करते हैं। ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे एजेंट जिनको हम हेमोस्टेसिस के लिए यूज करते हैं। सॉरी, डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद है फॉरेन बॉडी रिमूवल। अगर कोई फॉरेन बॉडी ऐसी इंपैक्ट होगी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बैलून डायलिटेशन, स्टेंट प्लेसमेंट, बैग, पॉलीपेक्टमी। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है? इंडिकेशन तो आपने पढ़ ली कि ये इंडिकेशन की बेस पे अपन की एंडोस्कोपी होती है। ठीक, आपने थेरापेटिक एंडोस्कोपी प्रोसीजर भी आपने थोड़े से नोट किए। अब इसकी जाहिर है कोई ना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होंगी। आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, फर्ज करें हम बैलून डायलिटेशन कर रहे हैं, तो इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती है? सॉरी, नो, देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं नुकसान क्या हो सकता है पेशेंट Bleeding, perforation, ब्लीडिंग हो सकती है, Perforation हो सकती है। परफोरेशन हो सकती है, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर आप बैंड लाइगेशन कर रहे हैं उसकी क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं तो इसकी क्या हो सकती है? परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। पॉलिप अगर निकाल लें तो पॉली की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। ईएमआर कर रहे हैं आप, ईएसजी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ब्लीडिंग और परफोरेशन हो सकती है। तो जब अब ये तीन चीजें बताने का मकसद क्या हुआ? इंडिकेशन, थेराप्यूटिक, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इसलिए आप बताएं क्या मकसद हुआ ये तीन चीजें डिस्कस करने का? सर, इसका मतलब ये है कि कुछ जो हम एंडोस्कोपी करते हैं इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, लाइक परफोरेशन, ब्लीडिंग। और जब आप एंडोस्कोपी प्रोसीजर कराने जाते हैं तो हमेशा ध्यान में तीनों चीजें रखिएगा। व्हाट इज द इंडिकेशन? हम अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन इसकी एंडोस्कोपी करेंगे। उसकी वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन अगर आप करेंगे, अगर आपने फाइल स्टडी की तो ये शुरू से किताब में फाइल स्टडी करें तो आपको पता होगा हमने इस प्रोसीजर में करना क्या है। ठीक, अगर वेरिसिल बैंड लाइगेशन का पेशेंट आता है, अपर जी वेरिसिल जो ब्लीड कर रही है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ब्लीडिंग टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लीडिंग, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, तो आप क्या प्रिपरेशन करेंगे? तो अगर आपका इंडिकेशन ही नहीं पता, इफ यू नो दैट कि दिस इज सीएलडी पेशेंट, और आपके जहन में ये होगा कि सीएलडी की बेस पे वायरसेस बनती है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इंडिकेशन आपको पता है, थेराप्यूटिक प्रोसीजर फिर आप करने जाएंगे। आप बढ़िए थेराप्यूटिक क्या करने जाएंगे, आपको पता होगा बैंड लाइगेशन इसको करनी पड़ेगी तो आपके पास बैंड अवेलेबल होना चाहिए। आपको पता होगा अगर ये फंडल वायरस होंगे तो हमें स्ट्रैक्ट हमारे पास अरेंज होना चाहिए। तो जब तक आप इंडिकेशंस नहीं पढ़ेंगे ना, फाइल स्टडी नहीं करेंगे, आप एक अच्छी एंडोस्कोपी असिस्ट नहीं करा पाएंगे, अच्छा रूम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको पता होगा ये डिस्फेजिया का पेशेंट है, नॉन केस ऑफ मैलिग्नेंसी है, बायोप्सी प्रूवन है, मल्टीपल मेट्स हैं पूरे इसके अंदर, हमने इसकी स्टंटिंग करनी है। आप सिर्फ डिस्फेजिया की बेस पे एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं तो आप किस तरह उसकी स्टंटिंग करा सकेंगे? आप किस तरह उसका रूम सेट कर सकेंगे? आप अगर उसकी स्टैंडिंग करने जा रहे हो और आपने एंडोस्कोपी रूम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर आपने पेशेंट ले लिया, तो दिस इज अनसेफ फॉर द पेशेंट, अनसेफ फॉर यू। ठीक है ना? तो इंडिकेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। बार-बार रोजाना ये बात आपको बताते हैं कि फाइल स्टडी करें बिफोर द प्रोसीजर। ठीक, जब याद कर लेंगे तो उसके बाद इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती है। जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग हो सकती है, अब ब्लीडिंग अगर होगी तो उसके स्टॉप किस तरह करना है। ठीक, अगर आप स्टेंट डाल रहे हैं या डायलिटेशन कर रहे हैं, तो अगर वो परफोरेशन हो गई तो उसको परफोरेशन को आपने किस तरह डील करना है। तो ये तीनों चीजें जब तक नहीं पता होंगी आप अच्छी एंडोस्कोपी टेक्नीशियन नहीं बन सकेंगे। तो इन तीनों की बेस क्या हुई? एक तो नॉलेज, एजुकेशन, नंबर 3 फाइल स्टडी बिफोर द प्रोसीजर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि हमेशा फाइल स्टडी करने की आदत डालें।
क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसके बाद है पेशेंट प्रिपरेशन एंड इक्विपमेंट। पढ़ो अब्दुर्रहमान बेटा, आप पढ़ो। Patient checklist, verify identity and obtain consent. तो यहीं तक रुके, वेरीफाई आइडेंटिटी, इसके ऊपर बात करें। सर आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट के पूरे अपना उसकी हिस्ट्री यानी कि नाम मैच हो रहा है, एमआर नंबर मैच हो रहा है और मुझे डायग्नोज है उनसे। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? सर इम्पोर्टेंट ये उसकी खुद की हेल्थ के लिए कि क्यों आया है पेशेंट। आपकी पेशेंट की सिलेक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। यस सर। बाद का ऐसा होता है दो नाम के एक पेशेंट आ जाते हैं, और बाद का ऐसा भी होता है एक ही नाम के दो पेशेंट आते हैं और एक ही प्रोसीजर दोनों का होता है। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, हमारा नंबर डिफरेंट होना चाहिए, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, आईडी कार्ड, ये आइडेंटिटी मस्ट है पेशेंट की बिफोर प्रोसीजर। ठीक, उसके बाद है ऑब्टेन कंसेंट। तो कंसेंट लेना, अफजीला आप बताएं कंसेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कंसेंट? समटाइम्स पेशेंट कंसेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज़ हम उनको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्या होता है, हम पूरा एक्सप्लेन करके रिस्क फैक्टर सब बताने के बाद अगर पेशेंट हमें इजाजत देता है। अच्छा, अब यहाँ रुके, हम कंसेंट में क्या क्या चीज बताते हैं, क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं और क्यों करते हैं, अब ये बताएं। प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं, बायोप्सी होगी नहीं होगी, अगर फॉलो है प्लस माइनस पॉलीपैथी हम सारा एक्सप्लेन करते हैं उनको। सेडेशन के लिए हम गाइड करते हैं कि हमने सेडेशन में करना है। और इसके फिर हम बताते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके पेशेंट को नुकसानात क्या हो सकते हैं, सेडेशन के क्या नुकसान हैं, प्रोसीजर के क्या नुकसान हैं, ये सारा हम पेशेंट से या पेशेंट के क्लोज फैमिली मेंबर से। अगर 18 ईयर प्लस अगर पेशेंट है तो और कॉन्शियस पेशेंट है तो हमें उसका कंसर्न पेशेंट से लेना चाहिए। अगर कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट ओवर एज नहीं है, 18 से डाउन है, तो हम उसके क्लोज फैमिली मेंबर से उसके हम कंसर्न लेंगे। तो कंसर्न बेसिकली परमिशन होती है कि हम आपके पेशेंट के साथ ये करने जा रहे हैं और ये इसकी इंडिकेशन है और इसके नुकसानात ये हो सकते हैं, ये लाजमी बताएं पेशेंट को। विदाउट कंसर्न नेवर डू एंडोस्कोपी। ठीक, थैंक यू। उसके बाद है रिव्यू हिस्ट्री एंड एलर्जी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रिव्यू हिस्ट्री एंड एलर्जी? अभी मैंने पूरा डिस्कस किया, कौन बताएगा? पेशेंट सेफ्टी सर। पेशेंट सेफ्टी, अगर आपने रिव्यू किया हुआ पेशेंट की हिस्ट्री ली हुई हो, नंबर 1 पेशेंट सेफ्टी, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट्स, एंडोस्कोपिक एक्सेसरीज। ठीक है, कैसे बताओ बेटा? सर फाइल स्टडी किया, अगर आपने करेक्ट पेशेंट लिया और करेक्ट डायग्नोसिस का आप उसकी एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं और उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता है कि इसकी क्या इंडिकेशन है और फिर हमें क्या क्या इसके साथ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या एक्सेसरीज रिक्वायर्ड होंगे। ठीक, उसके बाद एक कंफर्म एनपीओ। एनपीओ स्टेटस कितना होना चाहिए नॉर्मली? अगर बच्चे हो तो 3 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स। उसके बाद इंसर्ट आईवी कैनुला। आईवी कैनुला में इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईवी लाइन क्यों इंपॉर्टेंट होती है और किस साइज की होनी चाहिए एंडोस्कोपी प्रोसीजर के लिए? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स होनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना हो। देखिए, हमें ऐसी असेसमेंट आईवी के अंदर चाहिए होती है, खुदा न खास्ता अगर आपका पेशेंट ब्लीड कर जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप कोई भी फ्लूइड या ड्रग्स देना चाहते हो तो आप फौरन उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। अगर आपने बहुत ही थिन लाइन लगाई हुई, जैसे 22 लगाते हैं, 24 भी बाद लोग लगाते हैं, जब आप प्रोपोफोल देना चाह रहे हो या हेमैक्सिन आपको बहुत स्पीड से देनी हो या सलाइन स्पीड से देनी हो, अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है या उसको ब्लड चढ़ाना हो, तो आप छोटी सी लाइन से किस तरह काम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, आप तो पेशेंट को नुकसान देंगे बिना बजाय फायदा देने के। तो आपको एक हेल्दी लाइन होने की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो हेल्दी लाइन, नंबर 2 हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हमारी हमेशा ज़हन में चीज रखिएगा, आप जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर करा रहे हैं, बिफोर एंडोस्कोपी प्रोसीजर टाइप ऑफ द प्रोसीजर क्या है। फर्ज करें अगर प्रोसीजर का टाइप ईआरसीपी है, फर्ज करें फॉर एग्जांपल ये एंडोस्कोपी है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट किस पोजीशन पर होगा। ठीक, और फिर आपकी आईवी लाइन की असेसमेंट इजी है कि नहीं।
ऐसा तो नहीं आपका पेशेंट लेफ्ट लेटरल पे और आपने उसको लेफ्ट हैंड पर ही आईवी लाइन लगा दी तो हमारा हाथ पेशेंट के नीचे दब जाएगा, तो हमारे असेसमेंट डिफिकल्ट हो गया। हम कोई भी फ्लूइड देना चाह रहे हो तो डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि प्रेशर आता है इसके ऊपर। अगर राइट हैंड पर लगाएंगे तो राइट हैंड हमारा इजी होता है, पेशेंट के इजी एक्सेस होती है। और हेल्दी लाइन लगाएं, कम से कम 20 का कैमरा लगाएं, 22 का मतलब ठीक। तो अगर आपको आईवी फ्लूइड ज्यादा देना है तो आप 18 के ऊपर चले जाएं, अगर आपको ब्लड देना है तो आप 16 का लगाएं। अगर आपको वेसल नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? हेल्दी पेशेंट आता है ना, हमारे वेसल नहीं मिल रही, वेन नहीं आती नजर, तब हम क्या करेंगे? 22 नो, आपको वेन नजर नहीं आती, सेंटर लाइन आप निकाल दें पेशेंट। तो असेसमेंट हमेशा याद रखिएगा, आईवी असेसमेंट पेशेंट तक जाने के लिए आपकी इजी एक्सेस होना चाहिए और हेल्दी एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और सिक्योर लाजमी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने लगा दी और छोटी सी एक टेप लगा दी, दैट्स इट। हमेशा प्रॉपर सिक्योर करें उसका आईवी लाइन, हमेशा ये बातें याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। उसके बाद क्या है? रिकॉर्ड बेसलाइन वाइटल इंश्योर O2 अवेलेबल। तो यहाँ बताए, कौन बताए? फिर बेसलाइन का टेस्ट ही होता है। जी, रिकॉर्ड उसकी बेसलाइन उसकी सारी लैब्स में देखनी चाहिए और उसके अलावा उसके वाइटल्स देखने चाहिए वाइटल देखना और उसके चाहिए, ऑक्सीजन लेवल को देखना चाहिए, उसकी सांस वगैरह को देखना चाहिए। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है जी, वो सर। देखना चाहिए। उसके बाद एसेंशियल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं एंडोस्कोपी के लिए? वीडियो प्रोसेसर, Video processor, light source, अभी ट्रॉली आगे ले, ट्रॉली आगे ले। जो सबसे समझने में कमजोर हूँ आ जाए मेरे पास, सिखाने के लिए बुला रहे हैं, डांटने के लिए नहीं। सीरियसली जिसको नहीं आता वो आ जाए। गुड, वेरी गुड। ये क्या चीज है? दिला पड़ा उधर, क्या क्या चीज है ये? नंबर 1 प्रोसेसर। व्हाट इज प्रोसेसर? व्हाट इज प्रोसेसर? इमेज को प्रोसेस करता है। बोले आप। व्यू को प्रोसेस करता है। हम जो इमेज लेते हैं, हमारा जो एंडोस्कोप है, उस इमेज को ये प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले में दिखाता है। दिस इज प्रोसेसर, आसान लफ्जों में बताया, दिस इज प्रोसेसर, ठीक। प्रोसेसर के बाद नीचे क्या है? लाइट सोर्स। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज सोर्स? लाइट मींस रोशनी दिखाने वाली कोई सोर्स, इसके अंदर एक लैंप लगा होता है, जो उसको हम ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है? लाइट हमारी ऑन होती है। वो लाइट हमारे फाइबर ऑप्टिक एंड बंडल्स से होती हुई हमारे एंडोस्कोप की जो टिप पे जो दो बल्ब लगे होते हैं वहां तक जाती है, जिसकी रोशनी से हम पूरा इमेज देखते हैं, ठीक। उसके बेटा सी पिक्चर नहीं लाए, वो स्कोप लगाओ यहाँ पर, उसको लगाओ। उसके बाद क्या चीज है ये? वाटर कंटेनर। इसके क्या काम होते हैं हेनरी? एयर सप्लाई। नंबर 2 वाटर सप्लाई करना। कौन सा वाटर सप्लाई करते हैं? हम तो इंजेक्शन से भी वाटर दे सकते हैं सीन से, इसमें कौन सा वाटर आता है? लेंस क्लीन करता है। इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 एयर इंफ्लेट करने के काम आता है, क्योंकि एयर जो जनरेट होती है, दिमाग लगाओ ऐसे, ये नहीं लग रही है, ये मैं कर देता हूं सर, रख दो ये, इसको लटका दो। दो ही लगाएंगे, अभी तो जब आपको नहीं समझ आ रही है तो वरना नुकसान करते हैं। तो इसके साथ 2 फंक्शन, नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर। हमारे लेंस के ऊपर जब हम गाड़ी देके आप चला रहे होते हैं, जब बारिश का पानी या कचरा मट्टी आती है तो वाइपर होता है लगा हुआ ना लेंस क्लीन करने के लिए, उसके साथ फ्लश होता है वाटर का। सेम फ्लश इसके अंदर होता है, वही कॉन्सेप्ट इसका कि जब आगे लेंस कैमरे के आगे कोई चीज फूड पार्टिकल ब्लड आता है तो उसको क्लीन करने के ये काम आता है, ठीक। उसके बाद क्या है नीचे? डायथर्मी। उसके साथ हमारी एक सेंट्रल लाइन आ रही होती है, किस चीज की? जो इसके साथ यूज होती है सक्शन सेक्शन। तो क्या क्या चीजें बेसिक इसके साथ है? प्रोसेसर, लाइट सोर्स, वाटर कंटेनर, पिगटेल, डायथर्मी, सक्शन मशीन, ये बेसिक हमारा एंडोस्कोपी का टॉवर है, ठीक।
अब थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लें एंडोस्कोपी टावर के वाले से, एंडोस्कोप और टावर के वाले से कौन पढ़ाएगा? अजय मलिक, एमडी अजय। अब थोड़े इसके मतलब ये बताओ क्या क्या चीजें हैं प्रोसेसर में, क्या क्या चीज होती है? प्रोसेसर में हमारा वाइट बैलेंस, पिक्चर एंड पिक्चर, इनको बताओ। पिक्चर एंड पिक्चर होता है, वाइट बैलेंस होता है हमारा। दो तीन चीजें बता दो यार। इसमें हम लाइट जो देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट के दो फंक्शन होते हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें तीन फंक्शन हो रहे हैं, एक रेगुलर लाइट होती है, एक NBI होती है, एक WBI होती है, नैरो बैंड इमेजिंग, वाइट लाइट बैंड इमेजिंग। ठीक, उसके बाद नीचे इसके अंदर एनहांसमेंट का ऑप्शन होता है नंबर 1 2 3। एनहांसमेंट कहते हैं शार्पनेस कितनी है, आप जो इमेज देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी है, शार्प कितनी है, डल तो नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू उसकी शार्पनेस अप एंड डाउन कर सकते हैं, 1 पे 2 पे 3 पे कर सकते हैं। 3 इज द मैक्सिमम, 1 इज द लोअर। ठीक, उसके बाद क्या है इसके अंदर लाइट सोर्स पे आते हैं। बेटा लाइट बताओ कहाँ से ऑन होगी, ये कहाँ से ऑन होगा? लैंप से लैंप लिखा हुआ है जहाँ पे, यहाँ से लाइट ऑन होगी यानी इसका लैंप ऑन होता है। उसके बाद और इसके लेवल्स हैं, हम लोग लाइट अप एंड डाउन या ऑटो पे कर सकते हैं। नहीं बेटा उसके लेवल नहीं, ऑटो और दो लेवल होते हैं ना, ऑटो और पीक Auto लेवल में। होते हैं मैनुअल पे। उसके बाद इसके बाद मोड होते हैं, एयर मोड होता है कि हम इसकी एयर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, कितनी हाई और लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। क्यों करते हैं? स्पेशली एयर का सिर्फ बता दो, सभी आप बताओ क्यों करते हैं? एयर के 3 लेवल होते हैं, लो मीडियम हाई। सर जहाँ हमारी कटिंग पेटी हो रही थी वहाँ हम एयर को बढ़ाते सुनते हैं। हाँ, आप में से गुजरे आप बताओ। पेशेंट और पीठ से बचने वाली है। एक्सीलेंट। हम अब सिलेक्ट करते हैं 3 लेवल इसलिए कि पेशेंट की हाइट, वेट क्या रखना है। अगर हम 5 महीने के बच्चे की एंडोस्कोपी कर रहे हैं, उसको हाई प्रेशर पे एंडोस्कोपी करा रहे हैं तो क्या होगा? तो छोटा सा बच्चा है तो उसको मिनिमम एयर की रिक्वायर्ड होती है, तो उसको लो प्रेशर पे करते हैं। हम अक्सर ये गलतियां करते हैं, हम कभी भी नोट ही नहीं इस चीज़ को करते कि हमें प्रेशर कितना सिलेक्ट करना चाहिए एयर का। तो जब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, पेशेंट हाइट, उसके मुताबिक आप इसकी सिलेक्शन करें, इसका नोट लाजमी सिलेक्ट किया करें। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। इसका एक ऑटो लेवल भी होता है। ये एंडोस्कोप खुद अपनी ब्राइटनेस यानी मुझे कितना दूर और कितना अच्छा दिख सकता है या दिखा सकता हूँ। तो मैक्सिमम हमारी जो ब्राइटनेस की लिमिट होती है वो कितनी होती है, उसकी डेप्थ कितनी होती है, कितनी दूर तक हमें अच्छा इमेज दिखा सकते हैं। मैंने पढ़ाया है आपको, बताओ माविया। 15 सेंटीमीटर तक हमें एक अच्छा इमेज दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक आयरस लेवल, पीक लेवल है, तभी उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे ये व्हाट इज द आयरस लेवल, व्हाट इज द पीक लेवल। ठीक, चलिए रख दीजिए। अब इसके बाद रूम सेटअप क्या चीज होती है, और रूम सेटअप के साथ चेकलिस्ट क्या इंपॉर्टेंट है। आपके हर रूम के अंदर एक चेकलिस्ट है, आप डेली उसको चेक करते हैं नहीं करते हैं? करते ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चेकलिस्ट? मैं बार-बार इसको रिपीट करता हूं नीचे, बेशक आप पढ़ के बताएं क्या इंपॉर्टेंस है चेकलिस्ट साइन करने की। हमारा सामान पूरा हो। गुड, एक्सीलेंट, हमें परेशानी नहीं होती। एक्सीलेंट, गुड। तो स्कोप चेक, ये बिफोर एंडोस्कोपी प्रोसीजर। वाइट बैलेंस चेक, इमेज की लाइट की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। लीक टेस्ट होना चाहिए आपका स्कोप, जब आप डिसइंफेक्शन एरिया से लेके आ रहे हैं उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीक स्कोप आपने यूज करा लिया तो आप स्कोप कर सकते हैं ना सकते, उसके अंदर पानी चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा, बेटा बैठ होगी इधर आना। उसके बाद एसेसरीज आपके पास पूरी होनी चाहिए जो भी एंडोस्कोपी प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास बायोप्सी फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्कोप डायमीटर आपके पास होना चाहिए। ये मैंने क्यों कहा अकॉर्डिंग टू द स्कोप डायमीटर? सर अगर हम नॉर्मल टेस्ट का स्कोप यूज कर रहे हैं उसमें हम अगर फीड्स का प्रोसेस डालेंगे तो गलत है हमारे को। नहीं, उससे पहले बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक आंसर पे। अगर हम बच्चे की एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो हमने डेफिनेटली एंडोस्कोप सिलेक्ट किया होगा, पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी सिलेक्ट किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्कोप, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो हमने स्कोप सिलेक्ट किया उसके मुताबिक आपके पास एक्सेसरीज होनी चाहिए। तो एक और रीजन बताता हूँ, अगर आप 1 साल की या 2 साल की छोटे बच्चे की एंडोस्कोपी कर रहे हैं और आपको बैंड लगाना है,
अगर आपको स्कोप की सिलेक्शन का सही पता है तो आप बैंड की सिलेक्शन, डायमीटर ऑफ द बैंड, वो भी आप कंफर्म कर सही सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर आप थेरेपेटिक स्कोप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्सेसरीज यूज करनी है अकॉर्डिंग टू दैट स्कोप आप उसकी एक्सेसरीज यूज करेंगे। तो इसकी बेस कहां पे जाएगी? फाइल स्टडी। फाइल स्टडी, इक्विपमेंट सिलेक्शन, रूम सेटअप, सबकी बेस फाइल स्टडी पे है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि फाइल स्टडी करें बिफोर प्रोसीजर। अब इम्पोर्टेंट समझ आ रही है? उसके बाद क्या है, एक्सेसरीज जो है आपके पास, फर्ज करें एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक स्फिंक्टरोटोन यूज कर रहे हैं, ठीक, और उसकी कटिंग वायर डैमेज है या उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, या उसका कनेक्टर डैमेज है, यार आपने चेक ही नहीं किया, फिजिकल इंस्पेक्ट ही नहीं किया और इसका बिफोर प्रोसीजर चेक नहीं किया आपने, तो क्या होगा? पेशेंट को आप फायदा देने के लिए नुकसान दे, डॉक्टर आपसे अलग नाराज होंगे, ऐसे ही है ना। उसके बाद डायथर्मिक टेस्टिंग, बिफोर प्रोसीजर डायथर्मिक टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंट के कोई प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, जैसे पॉलीपेक्टमी करने जा रहे हैं, फर्ज करें एक पॉलिप का साइज है बहुत छोटा और एक पॉलिप का साइज है बहुत बड़ा, तो उसके मुताबिक आपने डायथर्मी की सेटिंग करनी है। आपने वही मोड यूज नहीं करना जो आप स्फिंक्टरोटमी में मोड यूज कर रहे हैं या जो आप कोगुलेशन के लिए मोड यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जब आपको पता होगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, हमने इसकी डायथर्मी की जैसे हम पॉइंट कराते हैं, हम नॉर्मल डायथर्मी की सेटिंग से नहीं कराते, डिफरेंट सेटिंग से। आप एपीसी कराते हैं डिफरेंट सेटिंग, पॉलीपेक्टमी कराते हैं डिफरेंट सेटिंग है, स्फिंक्टरोटमी करते हैं डिफरेंट सेटिंग है। जब आपको प्रोसीजर के बारे में पता होगा, स्टडी किया हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू दैट और बिफोर प्रोसीजर डायथर्मी की सेटिंग करें, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी ट्रॉली आपके पास रेडी होनी चाहिए, सक्शन आप चेक करें, प्री प्रोसीजर सक्शन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, मॉनिटर सारे कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा ना कोई भी मॉनिटर आपका बैटरी बैकअप पे चल रहा है, अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर अचानक उसकी बैटरी ड्रॉप कर दे तो हम बिल्कुल फंस जाएंगे, जीरो, हम पेशेंट को सेव नहीं कर सकते।